नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद आज आपको दोबारा से लेकर आया हूँ अपने इस लेक्चर में। जी दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने पीछे लेक्चर में जो मैंने अभी आपने हाल ही में डाला था उसमें मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और उसी क्रम में उसी लेक्चर का विस्तार यह लेक्चर है, यानी कि उसी का पहले वाले लेक्चर का ही एक्सटेंशन ये वाला हमारा लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं अपने इस टॉपिक को पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में मैं आज विस्तार से आपको बताऊंगा और हम इस लेक्चर को जल्दी से समाप्त भी करेंगे आज की क्लास में। तो बेसिकली जैसे कि हमने आपको बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है 3 परतों में विभाजित है, यानी कि बिल्कुल सरल शब्दों में हम देखें तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है। हमारी जमीन के नीचे जो हमारी पृथ्वी है, भूखंड है यानी कि पाताल लोक है जिसे बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, वो जो है मतलब हमारा 3 परतों में विभाजित किया गया है। उसके बारे में हमने पीछे अपने क्लास में भी बात की थी और बताया था मैंने आपको कि हमारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमको बिल्कुल सटीक जो जानकारी मिलती है वो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से मिलती है दोस्तों। तो इसी क्रम में अब जो मैं इस लेक्चर को लेकर आया हूं, पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं और हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारी पृथ्वी में 3 परतें, मूल रूप से 3 परतें हैं और उन 3 परतों को दोबारा से 8 उप परतों यानी कि सब छोटी परतों में विभाजित किया गया है। हाँ, तो वी हैव 3 in this respect we can say that we have 3 layers and these 3 layers further subdivided in 8 other layers. So let's see, अब चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जैसे कि आप डायग्राम में देख ही पा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी की ये 3 परतें हैं। क्रस्ट, जिसको हिंदी में भूपटल बोला जाता है, दूसरी है मेंटल, इसको प्रवाह बोला जाता है, और तीसरी परत है कोर, इसको इंग्लिश में कोर ही लिखा जाता है। ये तीनों परतें आप देख रहे हैं यहाँ पे। इन तीनों परतों के लिए मैंने अलग अलग कलर कोड का प्रयोग करा है और इसमें मैंने कलर कोड के साथ साथ मैंने इसमें अलग अलग प्रारूप और आधाओं का भी यूज किया है। आप देखें, क्रस्ट को मैंने हरे रंग से दिखाया है, जिसमें हरे डॉट से के माध्यम से दिखाया है, और मेंटल की जो परत है हमारी उसको मैंने काले रंग से दिखाया है, और जो कोर है उसको मैंने लाल रंग से यहाँ पे इंगित किया है। इसके साथ साथ हमारे इस लेक्चर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक पूरा चार्ट भी बनाया है। इस चार्ट को आशा करता हूँ आप देख पा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारी सबसे पहली परत के क्रस्ट के बारे में कि हमारी क्रस्ट परत कैसी है पृथ्वी की। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी जो क्रस्ट परत है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, सियाल और साइमा। इसका पहला भाग जो है उसको बोलते हैं सियाल और जो उसका दूसरा भाग है उसको बोला जाता है साइमा। अगर सियाल शब्द की हम बात करें तो जो हमारे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, इस परत को बोला जाता है सियाल, यानी कि इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है SIAL। सियाल का अगर हम संधि विच्छेद करें और या इसको खोल के पढ़ें तो उसको बोलते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुतायत पाई जाती है, इसलिए इस परत को क्या बोला जाता है, सियाल बोला जाता है। याद रहे कि महाद्वीपों का निर्माण जो परत करती है उसको क्या बोला जाता है, सियाल परत जो है महाद्वीपों का निर्माण करती है। जबकि इसके बाद जो दूसरी हमारी परत है क्रस्ट परत की जो उप परत है, जो उसकी दूसरी परत है उसको बोला जाता है साइमा। तो इस परत का जो है, ये जो परत है महासागरों की तली का निर्माण करती है, महासागरों की तली का निर्माण करती है। तो याद रहेगा, सियाल जो परत है महाद्वीपों की सतह का निर्माण करती है, तो वहीं साइमा परत महासागर की तली का निर्माण करती है। अब इसमें समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है सियाल और साइमा दोनों परतों के अंदर आपको समझने की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमें चट्टानों की डेंसिटी यानी कि चट्टानों के घनत्व को समझना है और पी तरंग के वेग के बारे में हमें जानना है। तो अब देखते हैं हमारे जो सियाल परत है उसमें हमारा
घनत्व कैसा है, चट्टानों का घनत्व कैसा है, और उस घनत्व के अनुसार क्या परिवर्तन आता है हमारी तरंग धैर्य में, यानी कि हमारी पी तरंगों की, जो कि एक भूकंपीय तरंग है जो ध्वनि वेव की तरह, ध्वनि तरंग की तरह चलती है, उस पी तरंग की जो वेग है, उसकी गति है, उसमें क्या परिवर्तन आता है। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार जो सियाल परत है इसकी औसत मोटाई जो है 35 किलोमीटर है। कितनी है? 35 किलोमीटर। हमारी पाँव के जमीन से नीचे ये 35 किलोमीटर की गहराई तक सियाल परत पाई जाती है, जो कि महाद्वीपों का निर्माण करती है। पृथ्वी में महाद्वीपों का निर्माण ये करती है, सियाल परत करती है। इसकी जो औसत घनत्व है, डेंसिटी है, इसकी जो औसत घनत्व है वो है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। याद रहे, घनत्व को हरदम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है। याद रहे, स्मरण रहे कि घनत्व को हरदम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है। इसीलिए यहाँ की जो डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और यहाँ पे पी वेव की जो गति है कितनी होती है? 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से यहाँ पे पी तरंगे गतिमान होती है। परंतु आज इस लेक्चर में आप ये भी देखेंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी की ऊपरी गहराई से निचली गहराई की तरफ बढ़ते जाएंगे, चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता जाएगा और पी तरंग की गति भी बढ़ती जाएगी। पी तरंग की गति भी बढ़ती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे घनत्व, पी तरंग की गति किसके ऊपर निर्भर करती है? चट्टानों घनत्व पे। अगर चट्टानों घनत्व कम होगा तो पी तरंग की गति भी कम हो जाएगी। और आप वैज्ञानिक इसी के आधार पर उनको, जो हमारी जो पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं उसको उपविभाजित करते हैं। तो बात हमारी सियाल परत में चल रही है। जो पहली परत है, हमारी सियाल परत में जो पी तरंग की गति कितनी होती है? 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो हमारी क्रस्ट, जो सियाल परत है, किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है। किससे बनी है? ग्रेनाइट से, यानी कि महाद्वीप अधिकतर ग्रेनाइट चट्टान से बने हैं। याद रहे, जो हमारी पूरी क्रस्ट है, हमारे पृथ्वी का 0.5% द्रव्यमान ही ग्रहण करती है। यानी कि हमारी जो क्रस्ट है उसका जो द्रव्यमान है, उसका मास है, हमारी पृथ्वी के मास का ओनली 0.5% ही है। ठीक है, ये याद रहेगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो सियाल परत और साइमा परत है उसको विभाजन करने की एक रेखा है, उसको क्या बोला जाता है? कोनार्ड। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रहे कि कोनार्ड क्या है? कोनार्ड वह रेखा है जिसके बाद पी तरंग की गति तथा चट्टानों के घनत्व में अचानक परिवर्तन आता है तथा सियाल परत समाप्त हो जाती है और साइमा परत की उत्पत्ति होती है। साइमा परत शुरू हो जाती है। तो साइमा परत, सियाल और साइमा परत को बांटने की विभाजन रेखा कौन सी है? कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। इसे क्या बोला जाता है? कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। इसको मैंने इस टेबल में लाल रंग से दिखाया है, और जो भी डिस्कंटिन्यूटी, जो भी विभाजन रेखा आएगी उसको मैंने यहाँ पे लाल रंग से दिखाया है। कोनार्ड हो, चाहे मोहोविचिक हो, चाहे रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी हो, या विचार्ड गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी हो, इसको मैंने अपनी इस टेबल में लाल रंग से दिखाया है। तो आप इस टेबल को बहुत ध्यान से उतार लें। दूसरा जो हमारी परत है साइमा, इसकी औसत मोटाई 25 किलोमीटर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चट्टानों की डेंसिटी जो है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाती है, जबकि देखिए बढ़ती 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है, यानी कि डेंसिटी बढ़ रही है। आप देख पा रहे हैं, स्पेशल 2.7 ग्राम से 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे डेंसिटी हो गई। और यहाँ पे पी तरंग की गति जो है बढ़ के 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड से बढ़ के कितनी हो गई? 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि वैज्ञानिक इस आधार पर बोल सकते हैं कि देखिए कि जो ऊपर का मटेरियल है, जो सियाल का मटेरियल है, सियाल का जो सेल संरचना है वो डिफरेंट है किससे? साइमा की सेल संरचना से। याद रहे कि साइमा, जैसे कि मैंने बार बार पहले ही बोला था, साइमा जो है पृथ्वी में महासागर की तलियों का निर्माण करती है। इस चट्टान, ये जो है बेसाल्ट से बनी होती है, इसमें बेसाल्ट की बहुतायत पाई जाती है। बेसाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इस साइमा परत में। साइमा, तो ये बात रही, ये हमारी पृथ्वी की पहली परत थी, सियाल और साइमा का, उसको बोला जाता है क्रस्ट। ये हमारी क्रस्ट परत थी। अब बात करते हैं हम अपनी मेंटल की। अब क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि
समुद्र की तली में लगभग 0 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है, जबकि महाद्वीपों में ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी 80 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। 80 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। वो कैसे? वो इस तरीके से, क्योंकि जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है उसकी जो किस गहराई में पाई जाएगी, उसकी गहराई जो है महाद्वीपों के उच्चावच के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि जितना ऊंचा भूखंड होगा, मोहो डिस्कंटिन्यूटी उतनी ही नीचे पाई जाएगी। जो इस मैप से देख सकते हैं, पर्वतों के नीचे मोहो डिस्कंटिन्यूटी बहुत गहराई में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। और जबकि समुद्र की तली पर ये धीरे धीरे जाके ऊपर चढ़ती है। यहाँ पे ज्यादा गहराई पे और यहाँ पे कम गहराई पे पाई जाती है मोहो डिस्कंटिन्यूटी, जो हमारी जो रेखा है, जो कि क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती है। यानी कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी की गहराई किसके ऊपर निर्भर करती है? महाद्वीपों के या स्थलखंड की ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी की जो गहराई है स्थलखंडों की ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है। याद रहे, मोहो डिस्कंटिन्यूटी के बाद जो हमारा जो दूसरी परत चालू होती है उसको बोला जाता है मेंटल। क्या बोला जाता है? मेंटल। इसको यहाँ पे हिंदी में प्रवाह भी बोला जाता है। मेंटल को क्या बोला जाता है? प्रवाह भी बोला जाता है। मेंटल परत को याद रखेंगे, मेंटल परत को फिर से 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। लिथोस्फीयर, एस्टेरोस्फीयर, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है लिथोस्फीयर, एस्टेरोस्फीयर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लिथोस्फीयर, एस्टेरोस्फीयर एंड लोअर मेंटल। लिथोस्फीयर, एस्टेरोस्फीयर एंड अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर क्या है दोस्तों? लिथोस माने क्या होता है? लिथोस माने होता है कड़ा। लिथोस माने होता है कड़ा। ये एक यूनानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कड़ा, यानी कि मजबूत। तो मेंटल परत का ऊपरी 65 किलोमीटर भाग प्लस सियाल प्लस साइमा का जो हिस्सा है, सियाल जमा साइमा जमा क्रस्ट मेंटल का ऊपरी 65 किलोमीटर भाग, जो कि लगभग 100 किलोमीटर मोटा है। लगभग 100 किलोमीटर मोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर मोटा है। इसको क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर बोला जाता है। भूमंडल बोला जाता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, तो वहां पे मैं इस लिथोस्फीयर के बारे में आपको भी चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इसी लिथोस्फीयर को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्लेट बोला जाता है। लिथोस्फीयर को प्लेट बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंदर। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हमारी पृथ्वी में पर्वत, पठार, मैदान और घाटियों को समझने का सबसे अच्छा सिद्धांत है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे मेरे लेक्चर में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लिथोस्फीयर की। क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपरी 65 किलोमीटर भाग मिलकर क्या बनाता है? लिथोस्फीयर, जिसकी औसत मोटाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर होती है। यहाँ पे चट्टानों की डेंसिटी कितनी पाई जाती है? चट्टानों की डेंसिटी पाई जाती है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तथा यहाँ पे पी तरंग की गति देखो दोबारा से बढ़ गई। पी तरंग की गति बढ़ गई 8.1 किलोमीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई? 8.1 पर सेकंड हो गई। यहाँ पे देखिए कितनी की पी तरंग की गति लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं एस्टेरोस्फीयर की। एस्टेरोस्फीयर भी क्रस्ट का ही हिस्सा है और मेंटल का हिस्सा है, मेंटल परत का हिस्सा है लिथोस्फीयर। और ये किस गहराई में पाया जाता है? लिथोस्फीयर के नीचे 100 किलोमीटर गहराई से 200 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर गहराई से 200 किलोमीटर की गहराई तक एक चट्टान पाई जाती है, जिसका जो घनत्व है, चट्टान का घनत्व है लगभग 3 से 3.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तथा यहाँ पे आश्चर्यजनक तरीके से पी तरंग की गति घट जाती है। पी तरंग की गति घट जाती है। अभी तक तो पी तरंग की गति बढ़ रही थी और यहाँ पे पी तरंग की गति घट जाती है और घट के 7.8 किलोमीटर पर सेकंड ही रह जाती है। तो यानी कि लगभग 0.1 किलोमीटर पर सेकंड का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो वैज्ञानिकों को यह महसूस हुआ कि जब पी तरंग की गति गिर रही है और साथ ही साथ चट्टानों का घनत्व 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से गिर के लगभग 3 से 3.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब रह गया, तो इसका मतलब ये जो एस्टेरोस्फीयर की जो चट्टान है
अलग पदार्थ से बनी हुई है। तो ये अलग पदार्थ किस प्रकार का है? ये अलग पदार्थ जो है इस प्रकार का है कि इसका 5% भाग जो है लिक्विड है। क्या है? 5% भाग लिक्विड है। अगर पृथ्वी में हम नंगी आंखों से देखें तो ये एक तारकोल के समान परत है। ये तो परत है जो है तारकोल के समान है, प्लाज्मा के समान है, जिसका 5% हिस्सा जो है लिक्विड है और बाकी 95% जो ये एस्ट्रोस्फीयर है जो है मजबूत है। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो परत है एस्ट्रोस्फीयर जो है वो 5% जो उसका तरल अवस्था में है। याद रहे कि एस्ट्रोस्फीयर की जो तरल अवस्था है, क्यों है वो तरल अवस्था में? याद रहे क्योंकि एस्ट्रोस्फीयर में यानी कि 100 से पृथ्वी के 100 से 200 किलोमीटर गहराई पर रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे कि थ्योरियम और रेडियम और यूरेनियम। थ्योरियम, रेडियम और यूरेनियम की प्रचुरता पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पे जो चट्टानों का गलनांक है, चट्टानों का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम हो जाता है इस और वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर है? एस्थनोस्फीयर क्यों लिक्विड अवस्था में पाई जाता है? ठीक है। उसके बाद आप देखें, अब लिथोस्फीयर, एस्ट्रोनोस्फीयर प्लस 700 किलोमीटर की गहराई, पृथ्वी में 700 किलोमीटर की गहराई तक लिथोस्फीयर, एस्ट्रोनोस्फीयर 700 किलोमीटर की गहराई तक, यानी कि पृथ्वी में हमारे पांव के नीचे 35 किलोमीटर की गहराई से 700 किलोमीटर की गहराई तक अपर मेंटल क्या पाया जाता है? अपर मेंटल, मेंटल का ऊपरी भाग पाया जाता है, जहां पे पी तरंगी की गहराई कितनी पाई जाती है? फिर दोबारा यहाँ पे पी तरंगी की गहराई बढ़ जाती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। और यहाँ पे देखेंगे आप घनत्व बढ़ जाता है, 4.3 डेंसिटी कितनी हो जाती है चट्टानों की? 4.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। और पी जब डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पी चट्टानों का पी तरंगी की गति भी, वेग भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि अपर मेंटल है वो 35 से 700 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। सही है, याद रहेगा। अच्छा, अब इसमें एक प्यारी की बात ये सुनी जाए, ध्यान रखी जाए कि जो हमारा पूरा मेंटल है, जो हमारी मेंटल परत है, जो कि ये ऊपर की 3 लेयर दिख रहे हैं, 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, तो जो हमारी जो मेंटल है, ये जो हमारा मेंटल परत है, ये जो हमारी मेंटल परत है, ये हमारी पृथ्वी का कुल आयतन का यानी कि कुल वॉल्यूम का 63.59% है। कितना है? 63.59% वॉल्यूम का। और इसी प्रकार से जो हमारी जो मेंटल परत है वो हमारी पृथ्वी के मास का यानी कि द्रव्यमान का कितना है? 67.8%। 67.8%। भूलना मत इस फिगर को, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को विभाजित करने वाली एक रेखा, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रेपेटी। क्या बोला जाता है? रेपेटी। रेपेटी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सी परत विभाजित करती है? तो क्या बोलोगे? रेपेटी। ठीक है। उसके बाद लोअर मेंटल आप देख ही रहे हैं, लोअर मेंटल की गहराई 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। बड़ा स्पष्ट है, साफ दिख रहा है। और यहाँ पे चट्टानों का घनत्व तो फिर दोबारा से बढ़ गया, 4.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और फिर दोबारा से पी तरंगी की गति बढ़ गई, वेग बढ़ गया, 8.1 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। देख रहे हैं आप, नियम क्रमबद्ध तरीके से लगातार कंसिस्टेंटली पी तरंग की वेग बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ा हुआ वेग किसमें दिखाई देता है? वैज्ञानिकों को यह बढ़ा वेग पी तरंग का रिक्टर स्केल में दिखाई देता है। रिक्टर स्केल में जिस गति से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर, मैथमेटिकल सूत्र के आधार पर वैज्ञानिक ये कैलकुलेट करते हैं कि इस गहराई पर इतने ट्रेवल में इतने सेंटीमीटर जो है इसकी जो गति बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं पृथ्वी की अंतिम परत की, यानी कि फाइनल परत है। इसको 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आउटर कोर की, आउटर कोर 2900 किलोमीटर की गहराई पर, पृथ्वी में 2900 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी में जो डेंसिटी है, पृथ्वी की डेंसिटी बढ़ जाती है दोबारा से 10, जो चट्टानों की डेंसिटी है कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। और फिर तरंगी की गति बढ़ के 13.6 किलोमीटर हो जाती है प्रति सेकंड, इतनी गति बढ़ जाती है। और इसी के साथ ही आउटर कोर जो है हमारा है, उसकी जो गहराई है वो 2900 से 5150 किलोमीटर इसकी गहराई मानी गई है। याद रहे, हमारा जो आउटर कोर है इसमें पी तरंग की गति दोबारा से कम हो जाती है। देखिए, आउटर कोर में अब गति यहाँ पे 13.6 थी, यहाँ पे 12.3 रह गई। और पी तरंग की गति तो कम हो जाती है, परंतु यहाँ पे एस तरंग जो है वो लुप्त हो जाती है। कि क्या हो जाती है? एस तरंग लुप्त हो जाती है। मैंने बार बार आपको बताया था, पहले ही बताया था कि जो एस तरंग है जो केवल सॉलिड माध्यम से ही ट्रेवल करती है, मजबूत माध्यम में ट्रेवल करती है। और जो कमजोर माध्यम है यानी कि
लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं कर पाती, क्योंकि जब आउटर मेंटल में पी तरंग और एस तरंग घुसती हैं, पी तरंग का वेग कम हो जाता है और एस तरंग लुप्त हो जाती है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारा जो आउटर मेंटल है वो लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में है। मेंटल के बारे में, आउटर मेंटल के बारे में या क्रस्ट के बारे में याद है, आउटर जो कोर है हमारा, आउटर कोर के बारे में आउटर कोर जो हमारा है, आउटर कोर है जो है वहां, वो जो हमारा तरल अवस्था में है, जहां पे हमारी पी तरंग का जो वेग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और एस तरंग लुप्त हो जाती है आउटर कोर में। आउटर कोर, माफ कीजिएगा मैंने उसको मेंटल पढ़ा है, वो उसको आप कोर समझिएगा। तो जो आउटर कोर है जो है हमारा, याद रखिएगा, लिक्विड अवस्था में। किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में हमारा आउटर कोर जो है तरल अवस्था में है। ये पृथ्वी का 16% आयतन रखता है और 32% इसका जो पृथ्वी के मास का, पृथ्वी के द्रव्यमान का, ये लगभग 32% है। और ये मोल्टन स्टेज में, किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। ये तरल अवस्था में इसलिए नहीं है कि इसके ऊपर ऊपरी चट्टानों का दबाव पड़ रहा है। ऊपरी, कई बार ये पूछा जाता है कि ऊपरी चट्टानों के दबाव के कारण ये तरल अवस्था में नहीं है। इसको समझने के लिए आप सम पदार्थों का मॉडल देखिएगा। और इसका कारण यह है कि आउटर मेंटल में बड़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है, इसीलिए उसको निफे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निफे बोला जाता है। और जिस भी तत्व में सल्फर मिल जाता है तो उसका गलनांक बिंदु क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जिस भी तत्व में सल्फर मिल जाता है उसका गलनांक बिंदु कम हो जाता है। इसी कारण जो हमारा आउटर कोर है वो जो है तरल अवस्था में है। याद रखिएगा, आउटर कोर को समझने के दो मॉडल है, समरूप पदार्थों का मॉडल और विषम पदार्थों का मॉडल। तो हमारा जो आउटर कोर को समझने का सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है? विषम पदार्थ का मॉडल, जो ये बोलता है कि इसमें प्रेशर के कारण ये गली अवस्था में नहीं है, जबकि ये पदार्थ के कारण गली अवस्था में है। और अंतिम हमारी परत है इनर कोर। इनर कोर जो है 5150 किलोमीटर की गहराई से 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये इसको नेफे भी बोला जाता है। ये पूरा निकिल का बना हुआ है, सोलेट का है, लोहे का बना हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस से पाया जाता है। और पी तरंग की गति दोबारा से बढ़ के, पी तरंग की गति दोबारा से बढ़ के कितनी होती है? 3.13 किलोमीटर पर सेकेंड। और चट्टानों की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि इनर कोर, आउटर कोर में किस प्रकार से पी तरंग की गति बढ़ती गई, वेग बढ़ता गया, डेंसिटी भी बढ़ती गई और इसकी जो टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने यहाँ पे समझाया है कि किस प्रकार से आउटर कोर लिक्विड अवस्था में दिख रहा है और लाल रंग का जो दिख रहा है पूरा लोहा, ये हमारा इनर कोर है। तो ये था हमारा आउटर कोर, इनर कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो हमारी पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। ये पूरा चार्ट आप देख पा रहे हैं ढंग से। अगर आपको मेरा इस लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझें। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।